आज के विषय वस्तु है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 और संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो भारत का संविधान, जिसका पहला भाग संघ राज्य क्षेत्रों को समाहित करता है, उसके अंतर्गत तो हम 4 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें ये उल्लेखित है कि इंडिया नोन एज भारत विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। राज्यों के संघ शब्दावली प्रयोग किए जाने के पीछे संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे, क्योंकि ना तो उन्होंने एकात्मक राज्य भारत को कहा है और ना ही उन्होंने संघात्मक राज्य कहा। आप सभी जानते हैं कि केंद्र और इकाइयों के संबंधों के आधार पर दुनिया में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। एकात्मक राज्य वो राष्ट्र होते हैं जहां पर केंद्रीय सरकार की भूमिका अहम होती है, और जो राज्य होते हैं वो केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में जिलों की तरीके से काम करते हैं। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, ये सब एकात्मक राज्य हैं, यूनिटरी स्टेट हैं। उसका कारण है कि छोटे राज्यों में प्रशासन का संचालन केंद्र से संभव है, लेकिन जिन राष्ट्रों का क्षेत्र बहुत अधिक होता है वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में, और वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका और दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। लेकिन भारत में ये मध्य मार्ग अपनाया गया और अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। वर्तमान में भारत के 28 पूर्ण राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए राज्यों को संघ में प्रवेश हेतु विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नए राज्यों का जो है भूमि अर्जन करते हुए उनका प्रवेश भारतीय संघ में अगर होना है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। आप जानते हैं कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा पहले सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अनुच्छेद 3 व 4 यहाँ पर नए राज्यों के गठन, उनके नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन संबंधी जो विधेयक हैं, वो विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के किसी सदन में लाए जा सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों की अनुमति देने से पूर्व वो संबंधित राज्य विधानसभा, यानी जो राज्य प्रभावित हो रहा है उससे संबंधित विधानसभा के समक्ष वो विधेयक रखवाता है। यदि विधानसभा के सदस्य उस विधेयक से सहमत हैं तो भी और असहमत हैं तो भी राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो है ऐसे विधेयकों की अनुमति वो दे सकता है। विधानसभा सहमत है तो भी और असहमत है तो भी। और आपने देखा है कि कई बार नए राज्यों का गठन हुआ है, उनके क्षेत्र, नाम, सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक पारित हुए हैं, वो भी ये मात्र साधारण बहुमत से, यानी 50+1, यानी संसदन में उपस्थित जो सदस्य हैं यदि आधे से अधिक वो इसके पक्ष में मतदान करते हैं
तो नए राज्यों का गठन हो सकता है, उनका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन किया जा सकता है और इसके लिए कोई बड़े संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर जो राज्यों के संघ शब्दावली प्रयोग किए जाने के पीछे ध्येय व्यक्त करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्यों के संघ शब्दावली का जो प्रयोग भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में किया गया है, उसका ध्येय ये है कि पहली बात तो ये कि भारतीय संघ इकाइयों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि यूएसए का जो संघीय व्यवस्था है वहाँ की इकाइयों ने परस्पर समझौता करके संघ की स्थापना की है, लेकिन भारतीय संघ इकाइयों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काल में केंद्रीकृत व्यवस्था थी और केंद्र से शक्तियों का हस्तांतरण इकाइयों अर्थात राज्यों को हो रहा था। भारतीय संघ केंद्रों परांग कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ये भी है पॉइंट कि भारतीय संघ से राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। यूनियन ऑफ द स्टेट शब्दावली के पीछे जो दो ध्येय निहित हैं कि पहली बात तो ये कि भारतीय संघ इकाइयों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं, और दूसरा किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ ये व्यवस्था दी गई है। तो ये 4 अनुच्छेद एक छोटा सा भाग है संघ राज्य क्षेत्रों का। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग आज़ादी के पहले ही भारत में हो रही थी, क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जब बुलंद होने लगी, आंदोलन चलने लगे, तो ब्रिटिश काल में यदि ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, किंतु आज़ाद भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। इसके 4 अन्य सदस्य भी थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना वो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए हितकर नहीं होगा। जब भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो प्रशासनिक सुविधा, भौतिक, वित्तीय और विकास को भी ध्यान में रखा जाए। यानी प्रशासनिक सुविधा, भौतिक, वित्तीय और विकास को ध्यान में रख करके ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। आयोग की इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए फिर कांग्रेस के अंतर्गत एक जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस जेवीपी समिति में 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इसी बीच क्या हुआ कि तेलुगु भाषा के आधार पर पृथक आंध्र राज्य की मांग कर रहे श्री रामल्लू ने तालाब में कूद करके जान दे दी। तो ऐसी स्थिति में बहुत जनभावनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जेवीपी समिति ने भी अपनी बात जो रखी उसमें ये कहा गया कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना वस्तुतः
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन लोकतंत्र में बहुत लंबे समय तक जन भावनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया। जस्टिस फजल अली आयोग ने जो अपने अध्ययन रिपोर्ट सौंपी, उसमें उन्होंने कहा कि भाषाई आधार के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा और राज्य के विकास को भी ध्यान में रखते हुए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होना चाहिए। उसी की सिफारिशों के क्रम में अंततः भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में कर दिया गया। ये प्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था। इसके पश्चात तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा व्यापक राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इस तरीके से आगे क्रम चलता रहा। और इसी क्रम में एक गोवा मुक्ति संघर्ष की कहानी को भी यहाँ लेना जरूरी है। 1961 में एक अभियान चला था और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। जब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया तो 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में स्थान दिया गया। अभी जो चर्चा की थी कि 35वें संविधान संशोधन 1976-74 द्वारा सिक्किम को पहले भारतीय संघ का सह राज्य बनाया गया। तत्पश्चात जो है 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके पश्चात तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 3 नए राज्य जुड़े भारतीय संघ में और 28 हो गई संख्या इनकी। तदुपरांत 2014 में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को भारतीय संघ में स्थान दिया गया। आंध्र प्रदेश से पृथक करते हुए तेलंगाना राज्य बना और 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे हरियाणा का गुड़गांव या उत्तर प्रदेश का नोएडा, इन सभी क्षेत्रों को मिला करके एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। ये भी एक परिवर्तन है। इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है मान्यता दी गई है और जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य था वो समाप्त हो गया। यहाँ पर भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसकी एक समस्या उत्पन्न हो सकती थी। वो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः एक क्षेत्रीय परिषदों के गठन की बात कही गई। जोनल काउंसिल्स जो है, क्षेत्रीय परिषदें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि ये क्षेत्रीय परिषदें जो है वो वस्तुतः गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्थाएं हैं, क्योंकि ना तो इनका उल्लेख जोनल काउंसिल्स का भारतीय संविधान में है और ना ही संसद ने किसी कानून बना करके इनका निर्माण किया है। ये वस्तुतः कैबिनेट जो उस समय की थी पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली, उस कैबिनेट के निर्णय द्वारा पहले 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। तत्पश्चात एक क्षेत्रीय परिषद और जोड़ दी गई। ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और जो
परिषद के सदस्य राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री क्रमशः एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अभी जो वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और जो दिल्ली का मतलब एनसीआर रीजन है पूरा, वो शामिल है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों को शामिल किया गया है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में मुख्यालय इसका चेन्नई रखा गया है और इसके दक्षिण राज्य काफ़ी इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य हैं। मुख्यालय यहाँ पर कोलकाता इसको रखा गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव ये राज्य शामिल हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बाद में गठित हुई, जिसका जो है मुख्यालय गुवाहाटी में है और इसमें प्रमुख रूप से जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो ये जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दुष्प्रभाव से जो है भारतीय संघ मुक्त रहे, इसके लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। एक पॉइंट यहाँ पर राष्ट्र का एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र का एकीकरण, आप जानते हैं आज जो आप अखंड भारत के दर्शन आप कर रहे हैं, उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूरगामी सोच थी, वही आप कह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान दिया, इसीलिए उन्हें जो है भारत का बिस्मार्क कहा गया। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा। जब जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंत की बात हुई कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा, वैसे ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंत होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें मुक्त हो जाएंगी। तो ऐसे में उस समय 563 देशी रियासतें थी और वो देशी रियासतें मुक्त हो जाने पर देश के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। तो इस समस्या को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के एकीकरण का प्रयास किया। उन्होंने 2 प्रकार की नीति का अनुसरण किया। पहली बात तो ये कि जो है प्रलोभन की नीति, कि इन देशी रियासतों के शासकों को ये प्रलोभन दिया गया कि यदि वो भारतीय संघ में शामिल होते हैं तो उन्हें भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी, उनका सम्मान रखा जाएगा। और दूसरा, जो देशी रियासतें इसके बावजूद नहीं शामिल हुई, उन पर दबाव की कार्यवाही, वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, पुलिस कार्यवाही की गई और सेना भेजी गई। यहाँ इन प्रयासों से, इन 2 नीतियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अधिकांश देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में सफलता हासिल की। अपवाद स्वरूप एक देशी रियासत बहावलपुर वो पाकिस्तान में शामिल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंतर्गत तो वो देशी रियासत आती थी। अन्य सभी देशी रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा हुई, केवल 3 देशी रियासतों को छोड़ करके। इसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, उस समय हैदराबाद पर निजाम का शासन था और निजाम भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में नहीं था। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दबाव की नीति अपनाई और वहाँ पर पुलिस कार्यवाही, सेना की कार्यवाही करने की योजना बना दी। दबाव में आया निजाम, वो जो है भागकर पाकिस्तान में शरण ली और जो है हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा हो गया।
गुजरात का जो जूनागढ़ था वहाँ पर हिंदू बाहुल्य था, किंतु शासक जो है मुस्लिम था, वो भी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब जनमत संग्रह हुआ जूनागढ़ में, जनमत संग्रह भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में था, अतः वो जो है वहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ भी वो भारतीय संघ का हिस्सा हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो अंत तक भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी, उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वहाँ के जो शासक थे वो हिंदू शासक थे हरि सिंह गौर, और मुस्लिम बाहुल्य वाला ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। जब जो है पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में आ गई तो दबाव में आकर के हरि सिंह गौर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्होंने विशेष शर्तें रखी और उन विशेष शर्तों के तहत ही अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। उस अनुच्छेद में ये प्राविधान था कि जम्मू कश्मीर अपना पृथक संविधान रखेगा और कई मामलों में जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई, लेकिन वो भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। यद्यपि अभी जो है 370 को समाप्त कर दिया गया है, अब जो है कोई जम्मू कश्मीर की संविधान के तहत कोई विशिष्ट स्थिति नहीं है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सदैव ये राष्ट्र ऋणी रहेगा। जो अखंड भारत है उसके लिए सदैव सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाएगा। अपनी दृढ़ नीति के कारण ही उन्हें लौह पुरुष कहा गया और भारत का बिस्मार्क कहा गया। साथियों, भाग 1 हमारा इस प्रकार समाप्त होता है, पूर्ण हुआ। हम अब जो है भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्राविधान है। अनुच्छेद 5 से 11 में जो सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि भारत में ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात तो भारत की नागरिकता होगी, न कि किसी राज्य की, यूपी बिहार की नागरिकता नहीं, बल्कि हम भारत के नागरिक हैं। एकल नागरिकता है, जबकि संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, एक तो राष्ट्र की नागरिकता और दूसरी इकाइयों की। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जो आदर्श संघ है उनमें दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ पर जो नागरिकता संबंधी प्राविधान है वो भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के बाद अगर हम देखें तो 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता हासिल होती है। जैसे पहले बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता में 26 जनवरी 1950 अथवा उसके बाद जो यहाँ पर पैदा होंगे उन्हें स्वतः भारत की नागरिकता हासिल हो जाएगी। ये जो है जो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले हैं लोग, उन्हें तुरंत वो नागरिकता हासिल हो जाएगी। 1986 में एक आंशिक संशोधन किया गया और ये कहा गया कि माता अथवा पिता कोई एक भारत का नागरिक हो तो उससे उत्पन्न ऐसे दंपति से उत्पन्न संतान भी भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा। ये एक व्यवस्था दे दी गई है। फिर इसके बाद जो है वंश परंपरा में भी आप भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। अर्थात तो
माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है किंतु उसका जन्म अन्य देश में होता है, तो भी ये व्यवस्था है कि वंश परंपरा के क्रम में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके पश्चात जो है तीसरा है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा भी नागरिकता हासिल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक भारत में रहता है और वो जो है विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता हेतु आवेदन देता है, तो पंजीयन द्वारा उसकी नागरिकता उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहले ये प्राविधान 10 वर्ष तक लगातार रहने पर आवेदन करने की व्यवस्था थी, किंतु अब ये अवधि 5 वर्ष कर दी गई है कि कोई विदेशी नागरिक यदि लगातार 5 वर्ष भारत में रहता है और वो आवेदन करता है भारत की नागरिकता हेतु, तो उसे नागरिकता उपलब्ध करा दी जाएगी। तीसरा नागरिकता प्राप्त करने का है देशीयकरण द्वारा, यानी देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके कोई भी विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। इसके पश्चात जो पांचवा पक्ष है भूमि अर्जन द्वारा, यदि भारत सरकार कोई भूमि अर्जित करती है और भूमि अर्जित करने के उपरांत अर्जित भूमि के जो निवासी हैं उन्हें स्वतः भारत की नागरिकता हासिल हो जाएगी। यानी नए भूभाग को भारतीय संघ में शामिल करने पर जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें भारतीय राष्ट्र की नागरिकता हासिल हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्किम पहले सह राज्य बना और फिर पूर्ण राज्य बना, तो जो सिक्किम के नागरिक थे वो जो है भारत की नागरिकता को अर्जित कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक उन्हें वो नागरिकता हासिल हो गई क्योंकि भारतीय संघ में सिक्किम को शामिल कर लिया गया। यहाँ पर जो है एक ये 5 जो व्यवस्था है कि जन्म से वंश परंपरा, पंजीयन द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसी प्रकार इसमें कि भारत की नागरिकता का अंत कैसे होगा, भारत का नागरिक कैसे अपनी नागरिकता खो सकता है, वो भी इसमें प्राविधान दिए गए हैं। तो पहला ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा है कोई व्यक्ति स्वयं भारत की नागरिकता त्यागने का आवेदन कर दे तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा ये है कि संविधान का लगातार कोई अनादर कर रहा हो तो उसके नागरिकता जो भारत की है वो समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि जो खालिस्तान समर्थक थे और वो पृथक खालिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो वो जो कनाडा, अमेरिका या जो है ब्राजील में रह रहे थे उनको जो है उनकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी गई जो खालिस्तान के समर्थक थे। तो संविधान में वर्णित जो पक्ष है उनका चूंकि वो लगातार अनादर कर रहे थे, अतः वो जो है उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई। कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर रह रहा हो, अन्य देश में रह रहा हो और वो इस बीच भारत लौट कर नहीं आ रहा हो, तो भी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। साथ ही भारतीय स्त्री द्वारा यदि अंत में यही है कि यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
इसके पश्चात जो है हमारा जो अनुच्छेद है इस भाग के अनुच्छेद 5 से 11 उन पर थोड़ा संक्षेप में हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की व्याख्या करता है और ये कहता है कि जो भारत भूमि पर जब संविधान लागू हुआ तो भारत भूमि पर निवास करने वाले समस्त स्त्री पुरुष बच्चों को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। इसके बाद जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जिनका यानी विभाजन के समय जो लोग माइग्रेट करके भारत आ रहे थे उन्हें भी भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाने की व्यवस्था थी। फिर अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारत आए और अपील करने पर उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर अनुच्छेद 9 महत्वपूर्ण है कि ये कहता है कि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 ये व्यवस्था देता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अंत में अनुच्छेद 11 है जिसमें ये प्राविधान है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई है क्योंकि वो अन्य देशी नागरिकता ग्रहण करता है किंतु अब वो पुनः चाहता है कि वो भारत का नागरिक हो जाए और वो उस देश की नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो नागरिकता का रिकंटिन्यूएशन हो सकता है। यहाँ पर भारतीय नागरिकता के संदर्भ में 2 पॉइंट और भी हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि जो है आप सभी जानते हैं कि भारत के लोग जब विदेश में गए तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी प्रगति हासिल की। उनकी प्रगति से उनका वतन भी लाभान्वित हो, इस हेतु भारत सरकार ने 9 जनवरी से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की। और ऐसे जो PIO या NRI जो विदेशों में हैं उनके सम्मान में एक सम्मेलन होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और ये जो तिथि है वो ऐतिहासिक महत्व की है क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। साथ ही कुछ ऐसे लोगों को जो भारतीय मूल के हैं जिन्होंने विदेश में बहुत प्रगति अर्जित की, वो अपने वतन में जो है वतन की प्रगति में सहायक हो सके, तो ऐसे लोगों को समुद्र पारीय नागरिकता प्रदान की गई है। ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड के माध्यम से ऐसे लोग जो है वो भारत कभी भी आ सकते हैं और जो है उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 भी महत्वपूर्ण है, जिससे कई जो है प्राविधान प्रस्तावित हैं। यद्यपि इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, इसको पृथक से CAA 2019 पर एक जो है वीडियो बना के साझा किया जाएगा। फिलहाल ये जो संविधान के भाग 1 और भाग 2 के महत्वपूर्ण तथ्य वो जो है आपसे साझा किए गए हैं। एक पॉइंट NRI और PIO के संदर्भ में कि NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी अप्रवासीय भारतीय और भारतीय
मूल के व्यक्ति, दोनों में अंतर है। एनआरआई वो होते हैं जो भारत में जन्मे किंतु कमाने खाने के लिए वो विदेश चले गए, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है और उन्होंने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा नहीं है। किंतु जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के व्यक्ति वो हैं जिनके पिता या पितामह या दूरस्थ पूर्वजों में से कोई विदेश गया, उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन चूंकि वंश परंपरा में वो भारतीय थे तो उन्हें जो है भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। इन लोगों के लिए भी विशेष प्राविधान किए गए हैं। उनको समुद्र पारीय नागरिकता का प्राविधान किया गया है। तो साथियों, ये जो है हमारे 2 भाग समाप्त होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इनका जो है मस्तिष्क में समाहित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।